जी पेपर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपना ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है सो दैट जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें तो आपको किसी भी तरीके का रिग्रेट फील ना हो कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले अगर आपको इन सब बातों का पता होता तो आप कुछ एक्शन ले सकते थे और अपने टैक्स को और भी ज़्यादा सेव कर सकते थे। सो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, बट हाँ, आप जब इस वीडियो को प्रॉपरली देख लेंगे तो आप खुद ये रियलाइज करेंगे कि आपने कितना अपना टैक्स खुद से सेव कर लिया। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैक्स प्लानिंग के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो इनकम है वो है कितनी, ठीक है। अभी हम ये वीडियो जो है जनवरी में शूट कर रहे हैं। अभी हमारे पास फाइनेंशियल ईयर एंड होने के सिर्फ 2 मंथ्स पेंडिंग है। मोस्ट प्रोबेबली हमें अपनी इनकम का आइडिया हो गया है कि पूरे साल में हमने कितना अर्न किया है, किस किस सोर्स से हमने अर्न किया है और कितना अर्न किया है। एक आइडिया हमें लग गया है, एक एवरेज अमाउंट, एक ड्राफ्टेड अमाउंट हमारे हाथ में है कि कितनी इनकम मेरी है जिसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ही आपका ये है कि आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम देखने हैं अप्रैल 22 से लेकर अभी तक के, और जो 2 महीने पेंडिंग है उनके भी आपको पहले से पता ही होंगे कि क्या क्या आपकी कितनी आपकी एक ऑलमोस्ट इनकम आने वाली है। आप अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कर लीजिए कि टोटल आपकी इनकम है कितनी। देन सेकेंड स्टेप में आपको ये चेक करना है कि इनकम तो आपने देख ली। अब सेकेंड स्टेप में आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपका जो टैक्स है वो कितना बनेगा। उसके लिए आपको जो है एक मैं टेबल डिस्कस कर लेती हूँ आपसे, जो भी मिनिमम हमारी टैक्स लायबिलिटी है उसकी। मैं ये बहुत डिटेल में नहीं बता रही आपको, ताकि आपके पास की पॉइंट्स आपके दिमाग में रहे। मोटा मोटी जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम आपको लगता है 2,50,000 तक है तो आपके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता, आपको टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं है। सेकेंड स्टेज आती है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, ठीक है, तो भी अगर मैं कहूँ तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। रीज़न बीइंग 250 से लेकर 5 लाख तक टैक्स तो है 5% का, बट गवर्नमेंट ने अलग से इसकी रिबेट दे रखी है 12,500 की। इन नटशेल जिसकी इनकम 5 लाख से नीचे है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपको टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि नेक्स्ट, अगर आपकी इनकम 5 लाख टू 10 लाख के बीच में आती है तो आपको ऊपर जो है 20% टैक्स ब्रैकेट शुरू हो जाता है। देन 10 लाख एंड अबव आपके ऊपर 30% ब्रैकेट शुरू हो जाता है। तो ये एक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि स्लैब रेट चलती कैसे है। ये हमारी एग्जिस्टिंग स्लैब रेट है, जो हमारी ओल्ड स्लैब रेट थी आप इसको कह सकते हैं। जो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग स्लैब रेट है वो हमारी डिफरेंट है। उसमें आपका 2,50,000 तक उसमें भी टैक्स नहीं है, 5 लाख तक भी नहीं है। 5 से 7.5 के बीच में आपके ऊपर 10% टैक्स है। 7.5 से 10 के बीच में आपके ऊपर 15% है। देन 25%, ठीक है। न्यू टैक्स रिजीम पे मैं इसीलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रही क्योंकि अगर आपका न्यू टैक्स रिजीम है तो आप डिडक्शंस नहीं ले पाते, तो आप टैक्स प्लानिंग भी नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, उसमें भी ये है कि अगर आपने कोई ड्यूरिंग द ईयर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करी है जिसमें आपको ध्यान रखना था किसी बात का, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिकली यही है कि अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम में हैं तो आप किस तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग करेंगे, तो उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यू टैक्स रिजीम वालों को डिडक्शन अलाउ ही नहीं होती, तो टैक्स प्लानिंग की बात ही नहीं आती उसमें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपने ये देख ली कि आपके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। नाउ द थर्ड स्टेप इज, अब आप अपने दिमाग में ये बात रखिए कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करी हुई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। आपने किस किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करी हुई है। अगर आपका LIC जाता है तो प्रीमियम कितना जाता है, आपका मेडिक्लेम जाता है तो प्रीमियम कितना जाता है, अगर आप वर्किंग है जॉब में है और आपका PPF कटता है तो कितना कटता है, NPS अगर आपका एम्प्लॉयर काटता है तो कितना काटता है, ठीक है, GPF। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अपना पता होना चाहिए। अब आप ये देख लीजिए कि आपने इन सब चीज़ों को मिला के जो भी हमारी 80C की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1,50,000 की होती है। तो अब आप ये देख लीजिए कि इन सब चीज़ों को मिला के आपकी 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट होती है या नहीं होती है।
अगर आपको ये लगता है कि मेरे 150 कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो अभी भी टाइम है, मार्च से पहले पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सो दैट जितना भी गैप है 150 होने में उतना आप फर्दर इन्वेस्ट करके उसके ऊपर टैक्स सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट तो आपका यही था कि आपको अपनी जो है एटीसी की रिबेट को 150 तक कंप्लीट कर लेना है, सो दैट आप मैक्सिमम टैक्स रिबेट को इंजॉय कर पाएँ। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास मेडिक्लेम है और आपका इंश्योरेंस जा रहा है तो आप देख लीजिए कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कितना जा रहा है, उसके ऊपर आपको रिबेट मिलती है इसमें। तो इंडिविजुअल के केस में 25,000 है अगर आप अंडर 60 ईयर्स एज है, और अगर आपने अपने पेरेंट्स का भी ले रखा है तो आप फर्दर 25,000 इंजॉय कर सकते हैं एज एन रिबेट। तो यहाँ पर भी आप एक टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं कि मान लो आपने अपना इंश्योरेंस तो ले रखा है लेकिन पेरेंट्स का नहीं ले रखा, तो आप पेरेंट्स का इंश्योरेंस भी लेके फर्दर 25,000 जो आपकी रिबेट है उसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है 60 प्लस है तो आपको जो रिबेट है वो आपकी 50,000 हो जाती है। सो इन शॉर्ट आपकी और आपके पेरेंट्स की मिला के जो रिबेट है वो 50,000 मिनिमम और 75,000 तक हो सकती है, क्योंकि 60 प्लस में 50,000 रिबेट मिलती है मैक्सिमम। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे आप कैश में पे नहीं करेंगे। अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में पे कर देते हैं तो 80D की जो रिबेट है वो अलाउ नहीं होती। ठीक है, सो सेकेंड स्टेज ये था कि आपको अपनी मेडिक्लेम को कंप्लीट कर लेना है अगर आपकी अभी भी पेंडिंग है तो। नाउ द थर्ड स्टेज इज मेडिक्लेम में आपकी एक चीज और कवर होती है जो 90% लोगों को नहीं पता। लेट सपोज कि मेरा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 20,000 जाता है, 25,000 तक मेरी रिबेट है, तो गवर्नमेंट ने 5,000 की एक्स्ट्रा रिबेट अलाउ करी हुई है जो कि इसी 25,000 में इंक्लूडेड होती है। वो होती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप रिबेट। पूरे साल में हमारे चेकअप्स वगैरह तो चलते ही रहते हैं, रेगुलर चेकअप्स या छोटी मोटी बीमारी के तो चेकअप चलते ही हैं, जिसका खर्चा आजकल तो इतना खर्चा होता है इन सब चीज़ों में, तो 5,000 से भी ऊपर का हम खर्चा कर ही देते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलग से 5,000 रुपीज़ रिबेट दी है, तो आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। सो ये भी एक प्लस पॉइंट, ये भी एक मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड ऑन कर दिया आपकी नॉलेज में कि आप 5,000 की एक्स्ट्रा रिबेट क्लेम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि अगर मान लो कि आपके पेरेंट्स का इंश्योरेंस नहीं है, आपने अपने पेरेंट्स का मेडिक्लेम नहीं करवाया हुआ था, बट उनका जो है कोई हेल्थ इशू आ गया ड्यूरिंग द ईयर कि आपको मेडिकल एक्सपेंसेस करने पड़ गए। ठीक है, तो इसमें जो है सीनियर सिटीजन अगर वो है 60 प्लस हैं और अगर आपने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है तो आपको उसके बिल संभाल के रखने हैं, क्योंकि उसमें भी आपको रिबेट मिलेगी अलग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है 60 ईयर्स एंड अबव सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं उनके लिए, सो आपको जो है अलग से जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया है उसकी रिबेट मिलेगी। आपके पास सारे एक्सपेंडिचर्स के बिल होने चाहिए। तो ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है, काम हुआ बिल फेंक दिए जाते हैं, तो बिल आपको संभाल के रखने हैं सारे मेडिकल एक्सपेंसेस के अगर आपको ये रिबेट क्लेम करनी है तो ये भी एक आपकी टैक्स प्लानिंग का पार्ट हो गया। सेकेंड थिंग, एटीसी के बारे में सबको पता है कि मुझे अपना 150 कंप्लीट करके रखना है। मेडिक्लेम के बारे में भी ज़्यादातर लोगों को पता है कि उनको अपना कंप्लीट करके रखना है अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिडक्शन क्लेम करनी है तो। ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में मैंने आपको बता दिया, मेडिकल एक्सपेंडिचर के बारे में बता दिया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। एनपीएस के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें डिपार्टमेंट ने अलग से 50,000 की रिबेट आपको दी है। अगर आप जो है बहुत हाई एंडेड इनकम के ब्रैकेट में आते हैं, आपका टैक्स बनता ही बनता है सारी तरीके की सेविंग करने के बाद भी, तो आपके पास एक ये भी ऑप्शन है कि आप अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करके उसमें 50,000 तक आप देखो, जमा तो आप ज़्यादा भी करा सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट ने जो कैप दी है वो 50,000 तक दी है कि 50,000 की रिबेट आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। 50,000 का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप 30% इनकम के स्लैब में आते हैं तो मोटा मोटी आपके यहाँ पे 15,000 रुपीज़ सेव होते हैं एज एन टैक्स। ठीक है, सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। अगर आपका एनपीएस नहीं है तो मार्च से पहले पहले आप अपना एनपीएस अकाउंट खुलवा के उसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, सो दैट आप ये 15,000 जो टैक्स की मैंने आपको एक्स्ट्रा रिबेट बताई है
उसको आप इंजॉय कर पाएँ। तो ये थे हमारे मेन पॉइंट्स जिसको आप यूज़ करके अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं कि जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में कर तो जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इससे भी हमें टैक्स बेनिफिट होता है, हम उसके पेपर सेव नहीं करते। ठीक है, सो अब हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लाइक हम अपनी डे टू डे रूटीन में आपने चेक किया होगा, हम छोटी मोटी डोनेशंस भी देते रहते हैं। तो यूजुअली होता क्या है, हमारे पास स्लिप तो आती है लेकिन हम उन स्लिप को संभाल के नहीं रखते हैं। तो आपको वो स्लिप संभाल के रखनी है, क्योंकि इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, उसके अंदर आपने जितनी भी डोनेशन करी है, ठीक है, उसकी आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं। उसकी कुछ टीएनसी है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ, आप अपनी स्लिप जरूर संभाल के रखिए। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न, आप जिससे भी रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, आप उनको स्लिप्स दिखाइए, वो ये चेक कर लेंगे कि आप रिबेट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास आपकी डोनेशन स्लिप्स होनी चाहिए। सेकेंड थिंग मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है तो आपके पास उसके बिल होने चाहिए। कल को डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है कि आपने इसका रिबेट तो क्लेम किया है, लेकिन आपने किस बेस पर एक क्लेम किया है, तो हम डिपार्टमेंट में वो मेडिकल एक्सपेंडिचर के बिल्स शो करके उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी बेची है तो कैपिटल गेन अगर आपके ऊपर हो रहा है तो कैपिटल गेन की जो टैक्स प्लानिंग होती है उसमें आपको देख लेना है कि आपने प्रॉपर्टी तो बेच दी, अब उस पैसे को आप फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे प्रॉपर्टी में। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी में उसको फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं तो जितना आपने अमाउंट प्रॉपर्टी में डाला है उतने तक आपको जो है टैक्स नहीं लगता है। इसकी कुछ टीएनसी होती है, इसकी भी कुछ, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पे प्रॉपर्टी में वो विद इन द टाइम पीरियड कर लेनी है। अगर आपने विद इन द टाइम पीरियड नहीं करी तो आपको लगता है कि आप तो 1 साल बाद प्रॉपर्टी परचेज करेंगे या 1.5 साल बाद परचेज करेंगे, तो उसके लिए एक कैपिटल गेन अकाउंट होता है जो आपको खुलाना पड़ता है, और उसमें आपको अपने फंड को, जो भी आपकी सेल रिसिप्ट से पैसे आए हैं उस कैपिटल के, वो आपको उसमें डालने होते हैं, और तभी आपको जो कैपिटल गेन है उसकी रिबेट मिलती है। और फ्यूचर में जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो आप उसी अकाउंट के फंड को यूज़ करके करेंगे। सो ये मैंने एक आपको छोटा सा आइडिया दे दिया कि आप इस कैपिटल गेन से, जो भी आपका कैपिटल गेन बन रहा है उससे आप कैसे बच सकते हैं। सो ये मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि जो ये कैपिटल गेन अकाउंट का जो टाइम होता है ओपन करने का, जो हमारी रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट होती है वहीं तक का ही होता है। ठीक है, लाइक 31 जुलाई अगर मेरी लास्ट डेट है तो तभी तक का टाइम है, आप अपने कैपिटल गेन अकाउंट में डाल सकते हो, उसके बाद आप नहीं डाल सकते। आपका जो भी टैक्स बनेगा रिटर्न के टाइम पर वो आपको पे ऑफ करना ही पड़ेगा। तो ये मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता होती। मैं आज इस वीडियो में इसलिए बता रही हूँ कि मार्च के बाद भी आपको ध्यान नहीं रहेगा बिल्कुल भी। सो आप ये काम भी, अगर आपको लगता है कि आप नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे कमिंग 1 ईयर में, 2 ईयर में, तो आप अपना एक कैपिटल गेन अकाउंट ओपन करा लीजिए बैंक में। वहाँ जो भी आपकी सेल रिसिप्ट आई है उसको आप डाल दीजिए, सो दैट जो भी आपका गेन हुआ है उसके ऊपर आपका टैक्स ना लगे। ठीक है, ये था हमारा लास्ट पॉइंट। सो आई थिंक मैंने ज़्यादातर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं कि आप अपनी टैक्स प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ये वीडियो मैं जनवरी में इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 2 मंथ्स पेंडिंग है। ठीक है, टोटल हमारे पास 2 मंथ्स पेंडिंग है, उसमें आपकी जितनी भी इनकम आपको आनी है सबको एक आइडिया हो गया है कि हमारी टोटल इनकम कितनी रहेगी, उसके ऊपर कितना टैक्स हमें देना पड़ेगा। और आपको मार्च के बाद कोई रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए कि आपकी तो इन्वेस्टमेंट कम रह गई, आप और भी कर सकते थे, आपको और टैक्स की रिबेट मिल जाती। तो अभी आपके पास 2 मंथ्स हैं, आप इस 2 मंथ्स में अगर आपकी कोई भी कैपिंग कंप्लीट नहीं हो रही है 150 की या 50 की या माइडी क्लेम्स की, तो आप अभी अपना इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रिबेट को इंजॉय कर पाएँ। लास्ट, तो इसलिए अगर आपको लगता है आपका टैक्स ज़्यादा बनेगा तो आप अपना एडवांस टैक्स की प्लानिंग भी करके चलिए, आज ही जमा करा दीजिए। तो ये थे सारे पॉइंट्स कि आप किस तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।